अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर की बायो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम फर्स्ट ईयर की बायो का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ बायो सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को शेयर कर सकते हैं, जो कि वो स्टूडेंट जो बायो पढ़ रहे हैं उनको। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। और आपको एक बार बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपकी बायो का। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करें तो अपनी टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 17 है, 17 से ये स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और इसकी जो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है वो बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट हो रही है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे आपको कहीं पे भी बायोकेमिस्ट्री लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इसका इंट्रो है, मतलब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं पहले वो आपको मेंशन करूँगा। मेंशन करने के बाद फिर जब वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट ईयर की बायो है, ये डेट लिखी है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और टॉपिक लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। आज का जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन होगा बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो हम बायोकेमिस्ट्री के लिए जो वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है, इसका क्या इंट्रो है, वो सारी चीज़ें हम जो रीड आउट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से हैं। और आपको बच्चों एक बात बताता चलूँ कि बोर्ड में इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और शॉर्ट भी आते हैं इसमें से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका याद रखना या पढ़ना ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते वक्त ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। कि बायोकेमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी चीज़ों का पता होना हमारे लिए ज़रूरी है। ये कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे, वो हम रीड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर कंसिस्ट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन प्योर फॉर्म एंड इन कॉम्बिनेशन कॉल्ड कंपाउंड्स। जी बच्चों, जो मैटर होता है, मैटर आपको पता है कि हर वो चीज़ जो वजन रखती हो और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। और हर जो मैटर है उसमें केमिकल एलिमेंट्स से मिलके बना होता है प्योर फॉर्म में, और जो केमिकल एलिमेंट्स से मिलके प्योर फॉर्म में बना हो उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स होता है। सेकंड पॉइंट पे ये कह रहा है कि लाइफ रिक्वायर अबाउट 25 केमिकल एलिमेंट्स। जिंदगी को बनाने के लिए, यानी कि जिंदगी को बनाने के लिए तकरीबन 25 केमिकल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हैं। नंबर 3 पॉइंट वो कह रहा है कि अटोमिक स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। जी, जो अटोमिक स्ट्रक्चर होता है वो किसी एलिमेंट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मतलब ये कहते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर जो है वो उस एलिमेंट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है कि उसका बिहेव कैसा है। जैसा बिहेव होगा वैसा ही एटम का स्ट्रक्चर होगा। मैंने यहाँ पे कुछ बोल्ड किया हुआ है हर पॉइंट का, मतलब ये है कि ये उसकी हेडिंग आप दे सकते हैं कि ये उसकी हेडिंग है, और आप इसी चीज़ को हेडिंग के थ्रू ही इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो एटम कंबाइन बाय द केमिकल बॉन्डिंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जी, एटम आपस में केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू मिलते हैं और जब वो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नंबर 3, 4, 5 वीक केमिकल बॉन्ड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। जी, जो वीक केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो लाइफ की केमिस्ट्री यानी कि लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब वीक केमिकल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डाइपोल डाइपोल मोमेंट्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं उनको हम वीक केमिकल बॉन्ड्स का नाम देते हैं। तो ये दो फोर्सेस हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये ना हो तो लाइफ की केमिस्ट्री बनाना वो डिफिकल्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे वो कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल फंक्शन इज रिलेटेड टू इट्स शेप। जी, एक मॉलिक्यूल जो होता है उसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का इंसान की बॉडी के अंदर क्या काम है, क्या फंक्शन है, वो उस मॉलिक्यूल की शेप से रिलेट करता है। जैसे ही मॉलिक्यूल की शेप होगी उस हिसाब से उसको बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा।
जी, नेक्स्ट पॉइंट पे वो कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन चेंज द कंपोजिशन ऑफ मैटर। और जब कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो मैटर की जो कंपोजिशन होती है वो चेंज होती है, यानी कि मैटर जो है वो चेंज हो जाता है। केमिकल रिएक्शन का काम यही होता है। और लास्ट वाला पॉइंट इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में कह रहा है कि केमिकल कंडीशंस ऑन द अर्ली अर्थ सेट द स्टेज ऑफ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जी, यही जो केमिकल कंडीशंस है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस की जो कंडीशंस होती हैं, इन्हीं कंडीशंस ने क्या किया था कि जब यहाँ पे अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई थी, और उस लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल कंडीशंस। और दूसरा ये है कि यहाँ पे उन्होंने लाइफ ओरिजिन की, लाइफ प्रोड्यूस की, स्टार्ट हुई। दूसरा, उस लाइफ के अंदर जो एवोल्यूशन हो रही है, जो कि आज भी हो रही है, वो भी केमिकल कंडीशंस की या केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही हो रही है। तो बच्चों, ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपके बताना ज़रूरी थे। आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपने इन पॉइंट को अपने जहन में रखना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो इस चैप्टर में आएंगी और आपको ये बातें जो ना वो काफ़ी इंफॉर्मेशन देगी। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है वाटर। वाटर हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट किरदार है। इसके बिना जो लाइफ है वो नहीं चल सकती। तो इसलिए जो है ना वाटर को भी हम डिस्कस करेंगे कि वाटर क्या करता है। इसके कौन कौन से बिहेवियर हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। जी, फर्स्ट वाला पॉइंट जो वाटर में बता रहा है वो ये है कि पोलैरिटी ऑफ लाइफ, वाटर मॉलिक्यूल रिजल्ट इन हाइड्रोजन बॉडी। जी, जो आपने पानी की जो पोलैरिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी पोलैरिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या करती है, वाटर को जोड़ के रखती है। अब पोलैरिटी क्या होती है बच्चों? पोलैरिटी ये होती है कि जो हमारा वाटर होता है, आपको पता है कि इसका जो फार्मूला है वो H2O है। H2O मतलब इसमें यह है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बॉन्ड जब आपस में मिलते हैं तो फिर वो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, पोल होते हैं, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव पोल्स होते हैं। ये पोल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं की वजह से उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब प्रोड्यूस होती है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पैदा होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर बनाती है। तो ये पोलैरिटी जो है वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ये पोलैरिटी की वजह से ही पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है इसकी। नंबर 2 पॉइंट वाटर के बारे में ये बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द कोहेजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। जी, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन डिपेंडेंट होते हैं, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स की कोहेजन के ऊपर। कोहेजन होता है चिपका होना, एडजस्ट होना, यानी कि किसी के साथ चिपक जाना, उसको हम कहते हैं कोहेजन। तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो हमारी बॉडी में सेल्स के साथ कोहेजन पैदा करते हैं, या उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है पानी के आपस में मॉलिक्यूल्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके और जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो इन्हीं चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तीसरा पॉइंट वो ये कह रहा है कि वाटर कंट्रीब्यूट्स टू द अर्थ हैबिटेबिलिटी बाय मॉडरेटिंग टेम्परेचर। जी, पानी का एक और काम ये है कि ये हमारी जो अर्थ की हैबिटेबिलिटी है, हैबिटेबिलिटी का मतलब होता है कि रहने की जगह, यानी कि ज़मीन को इस काबिल बनाता है कि हम यहाँ पे रह सकें। और दूसरा ये है कि यहाँ का ज़मीन का जो टेम्परेचर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसको मॉडरेट रखता है, यानी कि उसको मेंटेन रखता है। ना ही टेम्परेचर हाई होने देता है, ना ही टेम्परेचर लो होने देता है। इस वजह से फिर ये है कि हमारी अर्थ पे जो रहने की जगह है वो बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट पे वो ये बता रहा है कि ओशंस एंड लेक्स डोंट फ्रीज सॉलिड। जी, जितने भी समुंदर हैं या जितनी भी झीलें हैं वो जो ठंडे पानी की होती हैं, वो कभी भी फिर फ्रीज नहीं होंगी, यानी कि वो फ्रीज नहीं हो सकती, बर्फ नहीं बन सकती उनकी। उसकी रीज़न क्या है कि वो फ्रीज क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज आइस फ्लोट्स, क्योंकि उनके ऊपर क्या तैर रही होती है, जो आइस है वो होती है। तो उस आइस फ्लोट्स की वजह से जो पूरी की पूरी झील या पूरा का पूरा जो समुंदर है वो फ्रीज नहीं हो सकता। यही भी एक पानी की खासियत है जो कि आइस फ्लोट्स बना के तो उसके अंदर जो लाइफ होती है उसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बता रहा है कि वाटर इज द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ। जी, जो पानी है वो क्या है? सॉल्वेंट है। किसका? लाइफ का, जिंदगी का। यानी कि ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है दो चीज़ होती हैं सोल्यूशन बनाने के लिए, एक को हम कहते हैं सल्यूट और दूसरे को हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट है, लाइफ का सॉल्वेंट है, मतलब ये हर चीज़ को, हर सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है
और उसकी एक ख़ास जो है ना वो करेक्टरिस्टिक या खसूसियत होती है। तो ये एक इसको लाइफ का सॉल्वेंट भी कहा जाता है। और आपने सुना होगा कि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब भी यही है कि वो हर चीज़ को अपने अंदर सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। जो जानवर होते हैं ना वो बड़े सेंसिटिव, बड़े नाजुक से होते हैं। किस हिसाब से वो सेंसिटिव और नाजुक होते हैं कि उनकी जो पीएच है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। और अगर पीएच चेंज हो जाए तो जो एंजाइम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, जिसकी वजह से फिर ये होता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है या लाइफ है वो थ्रेटन यानी कि खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए जो ना वो ऑर्गेनिज्म जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनकी पीएच बड़ी जल्दी चेंज होती है। लेकिन पानी जो है ना वो क्या करता है, पानी जो है ना वो उनकी जो पीएच जो है उसको मेनटेन रखता है, वाटर। ये हम चैप्टर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट जो हमारे पास वो बता रहा है, वो ये बता रहा है कि एसिड प्रेसिपिटेशन थ्रेटन द फिटनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। जी, जो एसिड प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि एसिड के से एसिड का तैयार किया हुआ जो सोल्यूशन है, महलूल है, वो क्या करता है कि थ्रेटन द फिटनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। वो हमारे माहौल की जो फिटनेस है, जो सेहतमंद माहौल है, उसको वो खतरे में डाल सकता है एसिड। ठीक है, तो पानी ही एक ऐसा है कि जो मतलब हम एसिड का जो प्रेसिपिटेशन तैयार करते हैं वो पानी के थ्रू करते हैं। तो पानी जो ना वो मतलब क्या करता है कि एसिड को एसिड ही रहने दे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो उसका प्रेसिपिटेशन तैयार किया जाएगा तो वो हमारे माहौल के लिए जो वो खतरा बन जाएगा। तो ये थी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पानी की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ थी या उसकी खसूसियत थी जो आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खसूसियत क्या होती है। तो बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में यही होता है कि हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा जो है वो कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी किया जाएगा। अगर कार्बन कंपाउंड नहीं है या कार्बन से हटके कोई और चीज़ है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा पॉइंट वो ये कह रहा है कि कार्बन एटम आर द मोस्ट वर्साटाइल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो कार्बन है ना, कार्बन इसकी बड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज है, खासियत है। और ये कार्बन एटम जो ना ये वर्साटाइल है। वर्साटाइल का मतलब फेमस, मशहूर। ये बड़ा मशहूर है किस चीज़ में, बिल्डिंग ब्लॉक में। यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि ऐसा मटेरियल बनाने में बड़ा फेमस है। कौन सा मटेरियल, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मटेरियल, जिसमें प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो ना वो कार्बन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि हमारा जो बॉडी है उसमें 65% जो है वो ओनली ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के जो कंपोजिशन बनाने में, और 18% कार्बन है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे नंबर पे कार्बन आता है ऑक्सीजन के बाद। तो ये फिर कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, ये आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि वेरिएशन इन कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन में वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस होता है मुख्तलिफ होना, इख्तिलाफ होना। इसमें कार्बन स्केलेटन के जो इख्तिलाफ है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्रीब्यूट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर इसके इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा हैं कार्बन स्केलेटन के, तो इख्तिलाफात ज़्यादा होने की वजह से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा बनाता है। यानी कि डाइवर्सिटी यानी कि इसमें भी इख्तिलाफ हो जाता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकते हो कार्बन कंपाउंड से। और लास्ट वाला पॉइंट इसमें ये कह रहा है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा है कि आल्सो कंट्रीब्यूट द मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जी, इसके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे अल्केन्स है, अल्कीन्स है, अल्काइंस है, ये फंक्शनल ग्रुप की कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने बताई हैं। तो कहते हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये किसी लाइफ की डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट जो कि लाइफ से मुतल्लक थे और वो मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और उनका क्या किरदार है, क्या से वो काम परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज यहाँ पे जानेंगे। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वो ये फर्स्ट पॉइंट में वो बता रहे हैं, मोस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। पहली बात तो ये है कि जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल ज़्यादातर जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का क्या मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स फार्म, यानी कि बहुत सारी फार्म जिसकी हो, मैनी फार्म्स, उसको हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, सॉरी उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी बहुत सारी फार्म्स होती हैं।
इसलिए ज़्यादातर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है वो पॉलीमर्स होते हैं। सेकंड पॉइंट पे वो ये कह रहा है कि अ लिमिटलेस वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स, यानी कि पॉलीमर्स की वैरायटी जो है वो लिमिटलेस है। लिमिट का मतलब है कि लिमिट में नहीं है, लामहदूद है, ठीक है। कैन बी बिल्ड फ्रॉम द स्मॉल सेट ऑफ मोनोमर्स, और कहते हैं कि ये जो इतनी बड़ी वैरायटी पॉलीमर्स की बनती है, ये सारी लिमिटलेस लामहदूद वैरायटी जो पॉलीमर्स की बनती है, ये कैसे बनती है? ये मोनोमर्स के सेट होते हैं जिनसे ये मिल के बनती है। तो बच्चों ये जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैं आपको मोनोमर्स और मोनोमर्स से पॉलीमर्स कैसे बनते हैं वो सारा मैं आपको जो है वो समझाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, और पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म यूज कार्बोहाइड्रेट, जानदार जो है वो कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? फॉर फ्यूल के लिए या बिल्डिंग मटेरियल के लिए, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए या फ्यूल यानी कि जलाने के काम के लिए कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। और लिपिड जो है वो कैसे इस्तेमाल होते हैं? लिपिड्स आर मोस्टली हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल विद द डाइवर्स फंक्शन। जी, जो लिपिड्स होते हैं इनके जो फंक्शन है वो डाइवर्स है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिक मीन्स भागना, नफरत करना या रिपेल्शन होना, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। मतलब ये पानी से डरते हैं। पानी से डरने का मतलब ये है कि ये नहीं कि अगर आप पानी में डालोगे तो ये पानी से छलांग लगा के फिर बाहर आ जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये पानी में हल नहीं होते, सॉल्व नहीं होते, हाइड्रोफोबिक होते हैं लिपिड्स, ठीक है। ये अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये पानी के ऊपर या तो तैरना शुरू कर देंगे, और ये है कि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टीज है लिपिड्स की। तो यही क्या करती है कि डाइवर्स फंक्शन बनाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोटीन, प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन आर द मॉलिक्यूलर टूल्स, ये मॉलिक्यूल को बनाने वाली टूल्स है। टूल होते हैं औजार, ठीक है। द फॉर द मोस्ट सेलुलर फंक्शन, जो कि क्या करते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाती है जो कि सेलुलर फंक्शन करती है, यानी कि सेल का फंक्शन परफॉर्म करती है। और अगर सेल का फंक्शन परफॉर्म करेगी तो हमारा फंक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म का फंक्शन परफॉर्म होगा, और जो ऑर्गेनिज्म है वो नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सकेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रोटीन। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है पॉलीपेप्टाइड्स इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स है वो पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। पॉलीमर मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि अमीनो एसिड्स की बहुत ज़्यादा जो फॉर्म्स होती हैं, शक्लें होती हैं, जब वो आपस में मिलती हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड्स बना देती हैं। मैं आपको पॉलीपेप्टाइड्स बना के भी दिखाऊंगा, इसके एग्जाम्पल भी आपको दूंगा इसी चैप्टर में जब हम स्टार्ट करेंगे। और कहते हैं वो कनेक्टेड होती हैं इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। जब आपस में मिलते हैं तो उनका जो मिलने का अंदाज होता है वो बड़ा यूनिक और स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अगर वो अपने अंदाज से हट के किसी दूसरे अंदाज में जुड़ती हैं तो फिर कभी भी पॉलीपेप्टाइड चेंज नहीं बन सकती। तो हमेशा वो स्पेसिफिक सीक्वेंस से आपस में इंटरकनेक्ट होंगी, और आपस में इंटरकनेक्ट होने के बाद जो अमीनो एसिड्स हैं वो के अमीनो एसिड के जो पॉलीमर्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रोटीन्स फंक्शन डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक कन्फिगुरेशन। जो प्रोटीन का काम है, फंक्शन है, वो डिपेंड करता है उसकी कन्फिगुरेशन के ऊपर। कन्फिगुरेशन होती है शक्ल या फॉर्म। प्रोटीन की जो फॉर्म है या जो उसकी कन्फिगुरेशन है, शक्ल है, उसकी स्पेसिफिक कन्फिगुरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है प्रोटीन का फंक्शन। नेक्स्ट बता रहा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड का काम ये होता है कि ये स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। किसको स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा विरासती इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, उसको ये तो अपने अंदर स्टोर भी करते हैं, और स्टोर करने के बाद उसको अगली जो जनरेशन है उसमें ट्रांसमिट भी करते हैं। तो ये काम होता है न्यूक्लिक एसिड का। डीएनए क्या होता है? अ डीएनए स्ट्रैंड इज अ पॉलीमर विद एन इंफॉर्मेशन रिच सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। जी, जो डीएनए होता है इसका जो स्ट्रैंड होता है वो पॉलीमर्स, उसमें भी बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं, और उन पॉलीमर्स के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन रिच सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स के जो तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, रिच होते हैं, और उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। और इसका मतलब ये है कि डीएनए अपने अंदर कोई इंसान की जो मतलब इंफॉर्मेशन है उसको छुपा के बैठा हुआ है, उसको लेके बैठा हुआ है। तो ये डीएनए है जो हमें बनाता है। तो डीएनए स्टैंड फ्रॉम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसकी एब्रिविएटर, इसकी जो डिटेल है वो अभी हमने पढ़नी है इसी चैप्टर में। हम सारी चीज़ें इसी चैप्टर में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है कि इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिसाइज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो इनहेरिटेंस है ना, इनहेरिटेंस की जो बुनियाद है या जो बेस है वो किसके ऊपर है, वो डीएनए की रेप्लिकेशन के ऊपर है। कि डीएनए की रेप्लिकेशन अगर सही, बिल्कुल प्रिसाइज अगर सही होती है तो ऑर्गेनिज्म सही होगा, उसकी इनहेरिटेंस सही होगी। और अगर डीएनए की रेप्लिकेशन में फ़र्क आ जाता है तो फिर क्या होगा, फिर जो इनहेरिटेंस में भी फ़र्क आ जाएगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये है बच्चों कि डीएनए जब खुद को अपने जैसा डीएनए तैयार करता है तो उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे जाके। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका वो ये है, वी कैन यूज डीएनए, हम डीएनए का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड प्रोटीन्स और प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? टेप मेजर ऑफ एवोल्यूशन। जी, हम इसकी एवोल्यूशन की टेप मेजर के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जो डीएनए और प्रोटीन है ना, ये डीएनए और प्रोटीन एक टेप की तरह है। टेप जो है ना हमारे पास वो सामने लेके हुआ है और उस टेप में छोटे छोटे कोडोन है जो कि स्टोर्ड है। तो हम अगर और वही जो कोडोन है वो हमें एवोल्यूशन के बारे में बताएगी। एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन ये होती है कि वक्त के साथ साथ बदलना। लेकिन वक्त ये नहीं है कि 1 साल 2 साल, इसका मतलब ये है कि हज़ारों साल। हज़ारों साल बाद जो इंसानों में चेंज आता है, फ़र्क आता है, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। तो अगर हमने एवोल्यूशन का पता करना है तो हम डीएनए और प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी, जिसमें लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके डिटेल में। तो ये था हमारा बच्चों आज का ये टॉपिक। और ये जो है अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे तो टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें मेंशन नहीं की गई, ये जस्ट मैंने जो ना वो आपको बताई गई है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। जो हमारी टेक्स्ट बुक है, हमारी टेक्स्ट बुक जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है बायोकेमिस्ट्री से। और इसमें वाई नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल, बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में हम जो ना वो कल स्टार्ट करेंगे। मतलब ये है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक का सिलेबस है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज आपने बस इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आपने डिस्कस की हैं और इसको आप याद कीजिएगा, पढ़िएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो ना उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो ये था हमारा आज का बच्चों सबक, और कल हम इंशाल्लाह जो नया टॉपिक है जहाँ से आपको टेक्स्ट बुक स्टार्ट हो रही है हम वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेसन के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।